हेलो माय पावरफुल पैकेट्स। तो मैं सुजीत वर्मा एक बार फिर से आ गया हूँ आप सभी के सामने लेकर के क्लास 11 केमिस्ट्री। बट इस बार हम लोग मिले हैं चैप्टर 2 के लिए। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने चैप्टर 1 आपको कंप्लीट कराया। आई होप कि आपने हमारा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखा होगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये 8 मार्क्स का आने वाला चैप्टर 11th के एग्ज़ाम में, और साथ साथ जेईई नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, हमने पहले चैप्टर के अंदर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने पढ़ा है कि डाल्टन ने एटम के बारे में कौन कौन सी बातें हमें बताई थी। और अब हमें पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटम के बारे में तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ऐसा माना जा रहा है डाल्टन के हिसाब से, जो इनडिविजिबल है। और एटम से स्मॉलेस्ट कोई भी पार्टिकल नहीं है, एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। और अभी हमें जो पढ़ना है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इस बात की जानकारी आपको पहले से है, और साथ साथ एटम इनडिविजिबल है, ये बात भी आप चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं। अब हमें ये जानना है कि एटम एक्चुअली में इनडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है। आई होप कि ये बातें तो आप पहले से भी थोड़ी थोड़ी ज़रूर जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम आपने अच्छे से सुन रखा है। तो हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट ही इसी चीज़ से होगा। तो चलिए, एटम के बारे में एक लाइन लिखते हुए उसको वैल्यू देते हुए आगे बढ़ते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which takes place in a chemical reaction and doesn't exist in free state। एटम जो है फ्री स्टेट में नहीं मिलता, हमेशा वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है। मतलब कम से कम 2 एटम कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। जैसे O2 ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइंड फॉर्म में है, H2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइंड फॉर्म में है। तो इसी तरीके से कंबाइंड फॉर्म में हमेशा हमें मिलता है। अब इसमें हमें जो पढ़ना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली इसके अंदर हमें स्टडी करनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, और एटम का डिटेल स्टडी हमें करना है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एटम का डेफिनेशन आप लिख लीजिए, स्टार्ट करते हैं। कर लिया? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में पढ़ना है। तो आप उसे फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। और अभी हमें इन फंडामेंटल पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन तीनों के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। इन तीनों के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है, और इसे ही हम क्या कहेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए, इससे बाहर निकलते हुए जल्दी से चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट कीजिए, इसको हटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, स्टोरी काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि क्लास में मैंने चीज़ें करा रखी हैं। आप रिवीजन के पर्पस पे यूज़ करें, जल्दी से समझने के लिए। और जो बच्चे अगर नहीं भी पढ़े हैं तो वो भी यहाँ से देख के बहुत ही आसानी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, पॉइंट ऐसा है कि पुराने समय में माइकल फैराडे नाम के जो साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट कर रखा था, जो कि आप 12th में पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपको पढ़ना है। जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग एक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है, और उस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, क्या पास करा के? इलेक्ट्रिसिटी पास करा के वहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर, मतलब मेटल के प्लेट्स पर, अलग अलग टाइप के मेटल्स को डिपॉजिट कराया जाता है। कभी मेटल और किसी पर गैस। लेकिन इस पर डिटेल में भी बातें करना ठीक नहीं है। बस आप ये जान लो कि माइकल फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट कर रखा था। और माइकल फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट कर रखा था जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल करके इसे बैटरी से कनेक्ट करके और इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरते थे और इलेक्ट्रिसिटी दे करके यहाँ पे रिएक्शन करवाते थे। ये एक्सपेरिमेंट हो चुका था। अब फैराडे लगातार इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में स्टडी कर रहे थे
उसी बीच में एक अपने दो दोस्त थे, जे थॉमसन और जेम्स फ्रैंकलिन। तो देखिए जो फ्रैंकलिन थे उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्चुअली में काइट एक्सपेरिमेंट किया था। ये हिस्ट्री है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इसलिए इस पर इतना नहीं जाएंगे। जब बिजली कड़कती है तो ऊपर में जो थंडरिंग होती है तो लाइटनिंग क्यों होता है, इसके बारे में उन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट किया था कि वो अपनी काइट से उन्होंने क्या किया, रफली मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको, कि अपने काइट उसने हवा में उड़ा दिया और क्लाउड्स के बीच में जब वो काइट चला गया, अपने काइट के जो धागा होता है, धागे के साथ में उसने एक कॉपर का वायर ऐसे अरेंज कर दिया था, और कॉपर का वायर जो अरेंज कर दिया था, यहाँ एक उसने घंटी बांध दी थी। जब जब बिजली वहाँ कड़कती थी तब तब ये बेल अपने आप यहाँ पे बजता था। ये एक्सपेरिमेंट भी उसने गुस्से में किया था, किसी ने उसे कुछ कह दिया था उसी को बताने के लिए कि लोग कहते थे कि ऊपर बिजली कड़क रही है मतलब भगवान गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बताने के लिए फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया था, और फ्रैंकलिन ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना चाह रहे थे भाई वहाँ कोई भगवान गुस्सा नहीं हो रहा है, वो एक साइंस है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। जहाँ पर प्रेशर बहुत कम है ऊपर में, जहाँ पर प्रेशर बहुत कम है ऊपर में, जैसे कि आपको मालूम हुआ कि आपके पास यहाँ पर जो प्रेशर है वो 760 mmHg का है, हमारे पास जो प्रेशर है वो कितना है 760 mmHg का है, जिसको कि हम 1 atm भी बुलाते हैं। 1 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलाते हैं। हमारे पास यहाँ इतना प्रेशर है और ऊपर में प्रेशर बहुत कम है और वहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ कभी भी ऐसा सिचुएशन होगा तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पे अराइज होती हैं। किस तरह की घटना कि बिजली वहाँ कड़क रही है और करंट वहाँ से होता हुआ कॉपर के वायर के थ्रू आता हुआ इस बेल में आ रहा है और ये बेल बज रहा है। तो इस सब एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है फ्रैंकलिन पहले बताना चाहते थे कि इस तरीके की कोई घटना नहीं हो रही कि वहाँ भगवान गुस्सा हो रहे हैं। बट फ्रैंकलिन के एक मित्र थे, अच्छे मित्र थे, जे थॉमसन, दोस्त थे उनके जे थॉमसन, लेकिन फ्रैंकलिन ज़्यादा बात बता नहीं पाए थे। तो जो थॉमसन है ना वो 1897 में अप्रॉक्स 1897 के अप्रॉक्स में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था उसको हम लोग समझते हैं, एक बार मैं बॉटल ले लूँ थोड़ा सा। हाँ तो जे थॉमसन के बारे में बात करना है हमें। ये सब कुछ तो ठीक है, ये सब कुछ तो उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें जे थॉमसन ने की हैं 1897 में और क्या ढूंढा है उन्होंने, वो मैं आपको आज बता दूंगा आज के वीडियो में। तो जे थॉमसन ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब का उन्होंने यूज़ किया। और ग्लास ट्यूब किस तरीके का, एक्चुअली ग्लास ट्यूब थोड़ा अलग टाइप का होता है, बस जे थॉमसन ने थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ ये काम किया है, ग्लास ट्यूब को थोड़ा मॉडिफाई किया। वो ग्लास ट्यूब कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आप देखेंगे ग्लास ट्यूब जो है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और इस ग्लास ट्यूब के अंदर में एक मेटल का प्लेट यहाँ लगा दिया है, एक मेटल का प्लेट उन्होंने यहाँ लगा दिया है। रफली देखो आप, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक बताऊँगा ताकि आपका काम भी चल जाए और कोई दिक्कत भी ना रहे। यहाँ पर उसने छेद कर दिया है इस मेटल के प्लेट में, और इस मेटल के प्लेट को उन्होंने बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया है। बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया, किसके साथ में, बैटरी के साथ में। मैं आपको बता दूंगा अभी, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एक्चुअली में मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि ये जो छोटा वाला बैटरी का पोल नज़र आ रहा है ये नेगेटिव पोल है, जो बड़ा वाला पोल नज़र आ रहा है वो पॉजिटिव पोल है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस बैटरी को ऑन करता हूँ तो यहाँ से करंट पास होते हुए इन मेटल के प्लेट्स पे जाएगा, और ये वाला जो हमारा मेटल प्लेट है जो कि नेगेटिव पोल से कनेक्टेड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होगा क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव पोल से जुड़ा है, और ये पॉजिटिव पोल से जुड़ा है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, फिलहाल के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि उसे हम कैथोड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, कैथोड बुलाते हैं, और इसे हम क्या बुलाते हैं, एनोड बुलाते हैं। जैसे हम इस बैटरी को ऑन करेंगे इस प्लेट पर, क्योंकि ये नेगेटिव पोल से जुड़ा है, नेगेटिव चार्ज ये एक्वायर करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये आप फिलहाल याद रख सकते हैं कि नेगेटिव पोल से जुड़ने वाले को हम कैथोड बुला रहे हैं और पॉजिटिव पोल से जोड़ने वाले को हम एनोड बुलाते हैं। लेटर में आपको बताऊंगा कि कैथोड क्यों, एनोड क्यों, वो सारी बातें आपको बताऊंगा बाद में, ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एकदम हाई वोल्टेज, क्या क्या चीज़ का अरेंजमेंट है वो आप समझ लीजिए। पहले सबसे पहला चीज़ जो ज़रूरत पड़ रहा है वो यहाँ पे हाई वोल्टेज है, वेरी हाई वोल्टेज, मतलब 10,000 वोल्ट के लगभग वोल्टेज की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर लो प्रेशर की ज़रूरत है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये सब क्यों ज़रूरत है। लो प्रेशर की ज़रूरत है, आप मान के चलिए कि 10 mmHg के बराबर। मैंने अभी अभी आपको बताया था ना कि 760 mmHg हमारे यहाँ का प्रेशर है लगभग। ठीक है,
10 mmHg का प्रेशर है। अच्छा, मेटल प्लेट्स की ज़रूरत तो बिल्कुल है, मेटल प्लेट्स तो हमने लगा ही दिए हैं, मेटल प्लेट्स को हमने कनेक्ट कर दिया है वायर के थ्रू। और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप हम लगाने वाले हैं, एक वैक्यूम पंप लगाने वाले हैं जिससे हम अंदर का प्रेशर कंट्रोल करने वाले हैं। वैक्यूम पंप लगाने वाले हैं जिससे कि प्रेशर बहुत कम कर लेंगे, बार बार वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे। चौथा एक पॉइंट आप कई जगह लिखा हुआ देखेंगे कि इनर्ट एटमॉस्फेयर रेडी किया जाता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब है जहाँ कोई रिएक्शन ना हो, मतलब नियॉन गैस को अंदर बार बार डाल रहे हैं और वैक्यूम पंप को ऑन कर गए, उसे बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा करते करते अंदर जो चैम्बर है, जो ग्लास का ट्यूब है हमारा, ये हमारा ग्लास का ट्यूब है, ये जो ग्लास का ट्यूब है, इसमें हम लोग प्रेशर एकदम कम कर दिए, एकदम लो प्रेशर कर दिए हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि नो प्रेजेंस ऑफ एनी गैस। ऐसा कर देने के बाद अच्छा यहाँ पे और क्या करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बना रहे हैं, यहाँ पर एक स्क्रीन लगा रहे हैं जो कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। किसकी स्क्रीन है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर खास बात यह है कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे अगर कोई भी पार्टिकल हिट करता है ना, तो पार्टिकल हिट करने के साथ वो ग्लो करता है, उसी पर्टिकुलर जगह पे वो ग्लो करेगा। ठीक वैसे ही जैसे आपके मम्मी का चप्पल जब आपको लगता है ना, तो जिस जगह पे वो चप्पल हिट करता है एग्जैक्टली उसी जगह पर लाल होता है। मम्मी का बेलन जिस जगह पे हिट करता है ना, एग्जैक्टली उसी जगह पे लाल होता है। तो ठीक वैसे ही अगर कोई भी पार्टिकल जिंक सल्फाइड के स्क्रीन को हिट करेगा ना, तो एग्जैक्टली उस जगह पे वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ये जिंक सल्फाइड के स्क्रीन की खासियत है। ओके, बस ये सारी चीज़ें ऐसे ही बोली जाती हैं, बट हाँ रियल बात है, सबको लगता है, सबको लगा है, और वही तो है जो आज सब लोग कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो प्लेट है हमारा, ये कैथोड का प्लेट है। तो जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था वो आप पहले देख लीजिए। ग्लास ट्यूब के अंदर मेटल प्लेट से हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, हाई वोल्टेज के लिए बैटरी लगा रखा है, बिल्कुल लो प्रेशर रखना है मेटल के प्लेट से ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें। अब ऐसा करने के बाद जैसे ही यहाँ पर इस बैटरी को ऑन किया गया, एकदम हाई वोल्टेज दिया गया है एकदम लो प्रेशर में, तो एक चीज़ देखने को क्या मिला इनको देखने को कि यहाँ से कुछ रेज, पता नहीं क्या निकला, लेकिन कुछ तो पार्टिकल जरूर निकला जो इस स्क्रीन को यहाँ पर हिट किया और वो वहाँ पर ग्लो करने लगा, और ग्लो करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कोई तो पार्टिकल है जो इस होल से होता हुआ गया और जिंक सल्फाइड के स्क्रीन को हिट किया। तो उसके बाद जब जे थॉम्सन ने ऐसा देखा कि वहाँ पर जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली कोई पार्टिकल है जो कैथोड की तरफ से निकलते हुए एनोड के होल से होते हुए कहाँ जा रहा है। एनोड में एक छोटा होल कर रखा है, जाली, आप समझते हैं ना, इसको परफोरेशंस कहा जाता है। आपने देखा होगा अपने बाथरूम वगैरह में भी है ना, जहाँ पानी पास करने के लिए जाली लगी होती है, तो वही जाली, उस टाइप का ही जाली लेकर के यहाँ लगा दिया या उसमें होल कर दिया मेटल प्लेट में, और यहाँ से जो पार्टिकल निकल रहा है वो जाके हिट कर रहा है। तो ये जब ऑब्जर्वेशन जे थॉम्सन ने देखा, तो अब जे थॉम्सन के दिमाग में ऐसा लगा कि डेफिनेटली इस प्लेट से कुछ ना कुछ तो निकला है, इस कैथोड प्लेट से, यहाँ से निकलता हुआ एनोड से होता हुआ वो जाके जिंक सल्फाइड के स्क्रीन को हिट किया, जिसके कारण वहाँ पे ग्लो नज़र आ रहा है। बात तो बिल्कुल सही थी। तो फिर और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये हो गई कि तब तक सबको ये मालूम था कि एटम जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, एटम के कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते, एटम के अंदर कोई और पार्टिकल नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ एक्चुअली में जे थॉम्सन ने अपने दोस्त फ्रैंकलिन का बदला लेने के लिए किया था कि देखिए हमने एक हाई वोल्टेज जैसा एटमॉस्फेयर बनाया जहाँ एकदम लो प्रेशर है, जैसा कि आसमान में होता है, तो देखिए मैंने यहाँ भी बिजली चमका के दिखा दी, यहाँ भी बिजली चमक रहा है बिना कुछ किए भी। लेकिन ये तो चलिए दोस्त का बदला था, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर डाला ना, जो कि आज तक हमें काम दे रहा है, वरना किसी को पता ही नहीं चलता कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये सब कुछ पहला सेटअप है। सेटअप आप समझ गए होंगे। रे कहाँ से निकला? कैथोड से। तो इसको ना कई बार कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या कहा जाता है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। एक बार आप पिक्चर बना लें अपने पास, क्योंकि मैं इन चीज़ों को ऊपर से हटाऊंगा अभी पूरा, और मैं पिक्चर यहाँ बनाऊंगा, यहाँ कुछ पॉइंट्स भी इसके बारे में आपको बताता चलूँगा बारी बारी से। एक बार आप ड्रॉ कर लें सब कुछ। चले, ठीक है, इसको हटा देना।
चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट तो जे थॉमसन ने कर लिया, लेकिन लोग पूछने लगे कि भाई ये पार्टिकल निकला है तो कौन सा पार्टिकल है। तब जे थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बाहर से एक बैटरी पकड़ के लाए और बैटरी को अगेन एक मेटल प्लेट से जोड़ दिया। एक मेटल प्लेट इधर, एक मेटल प्लेट इधर। मेटल प्लेट के एक हिस्से को बैटरी के पॉजिटिव पोल से और एक हिस्से को नेगेटिव पोल से जोड़ दिया। और आपको तो मालूम होगा कि डिफरेंट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब रिपेल करने मतलब आप क्या समझे, हिंदी में क्या बोला जाता है उसको? अगर कोई इंग्लिश समझ नहीं पा रहा, अट्रैक्ट और रिपेल आप समझते हैं ना। रिपेल करने का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में भगाना, मतलब एक दूसरे से दूर जाना, और अट्रैक्शन होने का मतलब एक दूसरे के तरफ आना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखने को मिला उनको ऑब्जर्वेशन में, जब उन्होंने यहाँ पे मेटल प्लेट लगाया। मेटल प्लेट, अरे यार क्यों बार बार खुल जाता है, नहीं लगेगा, चलो लग गया। मेटल प्लेट जब उन्होंने यहाँ पे लगाया और मेटल प्लेट को बैटरी के साथ कनेक्ट किया बाहर एक्सटर्नल सोर्स से, तो वो क्या देखते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल जा रहा था, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, वो अब डिफ्लेक्ट हो रहा है। वो अब क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। और मान लीजिए कि अगर, अच्छा डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, कि जो यहाँ से कैथोड रे निकला, कैथोड रे जो निकला वो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव पोल की तरफ हुआ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ हुआ। अब जो ग्लो है वो यहाँ होने लगा। मतलब एक चप्पल इधर पड़ा था, इस बार देखा कि एक चप्पल इधर पड़ गया, इधर रेड हो गया, तो पता चल गया कि चोट जो है लेफ्ट वाले हैंड पे लगी है। मतलब पॉजिटिव पोल की तरफ इसका डिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर था कि जो भी पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है वो न्यूट्रल तो नहीं है। अगर वो न्यूट्रल होता तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता, बट वो न्यूट्रल नहीं था, वो गया किधर? पॉजिटिव पोल की तरफ। इट मीन टू से कि उस पार्टिकल पर कोई ना कोई चार्ज है, कैथोड रे पर जो यहाँ से निकल रहा है उस पर कोई ना कोई चार्ज है, और वो चार्ज नेगेटिव चार्ज है। चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। तो ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कैथोड रे डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स positive pole. It means it is negatively charged. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अभी कैथोड से ही रे निकल रहा है, ये बात भी कैसे क्लेरिफाई हुआ ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे जे थॉमसन को पूछा किसी ने कि भाई आप कैसे कह रहे हो कि कैथोड से रे निकल रहा है, तो उनके गले में ना, जैसे हम लोग ये लॉकेट वगैरह पहनते हैं ना, वैसे उनके गले में वो क्रॉस वाला था। तो क्रॉस निकाले और क्रॉस निकाल करके यहाँ पर अपने क्रॉस को लगा दिए। तो जैसे ही उन्होंने क्रॉस को यहाँ पे लगाया तो यहाँ से उनका जो क्रॉस, जब यहाँ से रे निकल रहा है तो उस क्रॉस का शैडो ठीक उनका एनोड के ऊपर बन रहा है। तो एनोड के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब सामने से कुछ आ रहा है लाइट और उन्हें हिट कर रहा है, और हिट करके उसका शैडो उनके पीछे में बना रहा है। तो वो बता दिए कि जो there is some ray emitted from cathode and moves in a straight line. एक तो वो कैथोड रे है क्योंकि वो कैथोड से ही निकल रहा है इसलिए शैडो इस तरफ बन रहा है, दूसरा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब वो कह रहे थे कि ये जो रे निकल रहा है इसका ना पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे समझें, जैसे देखिए ये एक पार्टिकल है और एक दूसरा पार्टिकल है। पार्टिकल मतलब उसको पजेस करता है, मास है ना, उसका कोई ना कोई शेप है, मास है। तो कहने का मतलब है कि जब एक पार्टिकल, देखिए ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है तो आवाज़ आ रही है। एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल को हिट करता है ना, देन देयर विल बी डेफिनेटली सम इम्पैक्ट, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या, वो आपने बचपन में उड़ाने वाला लगाया होगा ना, वो जो उड़ाते हैं ऐसे घुमाते हैं, वो हवा में घूमता है, वैसा एक पैडल व्हील उन्होंने यहाँ पे लगा दिया। और पैडल व्हील के लगा देने से कैथोड रे आया और उसने पैडल व्हील को मारा और पैडल व्हील घूमने लगा। तो जब पैडल व्हील घूम रहा है इसका मतलब है कि सामने से जो रे आ रहा है डेफिनेटली वो पार्टिकल नेचर का है। तो यहाँ से उन्होंने एक बात और क्लियर कर दी कि इट हैज़ पार्टिकल नेचर।
नेचर, कि भाई इसका जो नेचर है कैथोड रे का वो पार्टिकल नेचर का है, वो एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये बात भी क्लियर हो चुकी थी ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये 2-3 पॉइंट हो गया कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कैथोड से निकल रहा है एंड मूव कर रहा है एनोड की तरफ, है ना, और उसका पार्टिकल नेचर है, नेगेटिवली चार्ज है। अब क्या किया उन्होंने, अब क्या किया कि यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गया कि उसका पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल नेचर का मतलब इट हैज़ डेफिनेटली सम मास। भाई पार्टिकल है तो उसका कोई ना कोई मास तो डेफिनेटली होगा, कोई ना कोई इसका मास जरूर होगा, और यहाँ से मालूम हो रहा है कि चार्ज जरूर होगा, है कि नहीं, मास भी होगा, चार्ज भी होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, अब वो लाते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट देखा आपने, देखिए मैं बना देता हूँ। हॉर्सशू मैग्नेट इस तरीके का मैग्नेट होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जस्ट बिकॉज कि नॉर्मल मैग्नेट्स के अंदर अगर मान लीजिए कि ये मेरे तरफ एक नॉर्थ पोल है तो दूसरी तरफ क्या है, साउथ पोल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों एक ही जगह पर होते हैं, इसलिए एक हाई मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड अराइज करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये बनाता है। तो अब वो क्या करें कि एक हॉर्सशू मैग्नेट यहाँ पे लाकर उन्होंने लगाया। तो जैसे ही उन्होंने अपने तरफ से एक हॉर्सशू मैग्नेट, ये मैं यहाँ पे कुछ कोशिश कर रहा हूँ पिक्चर बनाने की, ये देखिए हॉर्सशू मैग्नेट लगाया तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगा, ठीक है। और जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड किससे आया, कौन, कैथोड रे, तो अब उसका डिफ्लेक्शन इस तरफ देखने को मिल रहा था। ये मैंने जानबूझ के ब्लू कलर से बनाया है ताकि आप समझ जाएं कि ये जो पॉइंट है इसका नाम C रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम A रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम B रख दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हो रहा है A की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हो रहा है B की तरफ। जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था तब वो जा रहा था बिल्कुल C पर, मतलब स्ट्रेट। हॉर्सशू मैग्नेट से पास करने के बाद ये डिफ्लेक्टेड हो गया, क्यों? देखिए भाई फिजिक्स में आप इस बात को लेटर जरूर पढ़ेंगे डिटेल में 11 और 12 में, कि जब कोई भी तेज़ी से, फास्ट स्पीड से, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव करने वाला पार्टिकल जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड में जब आएगा तो वहाँ से वो अपना पाथ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। इससे ये पता चल रहा था कि जो पार्टिकल कैथोड रे से एनोड की तरफ आ रहे हैं वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं। किसके साथ आ रहे हैं? बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसके कारण जैसे ही यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जो कैथोड रे के पार्टिकल्स थे, जो नेगेटिव चार्ज थे, जिनका मास था, वो अपने पाथ से क्या कर गए? डिफ्लेक्ट कर गए। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, आप ये ऊपर वाला तीनों पॉइंट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, मैं वो भी लिख देता हूँ। चले, लिख लिए? नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, वरना नोट्स तो आप हमको डीएम कीजिए, हम आपको भेज देंगे, नोट्स आपको भेज देंगे। चैप्टर 1 का अगर पूरा नोट्स चाहिए होगा आप मुझे डीएम कीजिए मेरे नंबर पे अपने नाम के साथ। अगर आप वीसी में पढ़ते हैं तब तो आपको पूरा नोट्स मिल चुका होगा, और आप नहीं पढ़ते हैं तो आप मेरे नंबर पे डीएम करें 9097778963। मैं आपको चैप्टर 1 का पूरा नोट्स भेज दूंगा, ओके। इसका भी भेज दूंगा बारी बारी से। तो अभी क्या हुआ कि क्या पढ़ा हमने? ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इट डिफ्लेक्टेड। इट मीन्स कैथोड रे पार्टिकल्स, कैथोड रे के जो पार्टिकल्स हैं, दे हैव, कैथोड रे पार्टिकल्स हैव वेलोसिटी। और ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी है कि इनके पास, अभी हमने बताया था पार्टिकल नेचर का है तो फिर मास भी है, और अगर मास है, वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली मोमेंटम भी है, क्योंकि मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो आप चाहें तो रो इक्वल टू mv, मतलब इसका मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। मतलब जो पार्टिकल है
अब तक मैंने उसका नाम नहीं लिया है, लेकिन जो पार्टिकल है उसके पास मास भी है और उसके पास वेलोसिटी भी है। और लैटर इस नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल का नाम रखा जे थॉमसन ने, नन अदर देन द महाबली महाविशालकाय इलेक्ट्रॉन। और उस समय से ये पता चल गया कि एटम के अंदर पार्टिकल तो है, एटम इनडिविजिबल नहीं है। एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, जिसे डिनोट करने के लिए ई का यूज़ किया जाता है और कई बार ई माइनस का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जे थॉमसन ने किया, आखिरी में मैं जाते जाते आपको वो भी बता दे रहा हूँ कि जब जे थॉमसन ने देखा कि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही ध्यान लगाते हुए उसने थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उस तरफ ज़्यादा भागेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा वीक करूं, थोड़ा सा वोल्टेज कम करूं तो डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम होगा, मतलब अट्रैक्शन कम होगा तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा, है ना। अट्रैक्शन अगर कम होगा तो कम जाएगा उसकी तरफ। तो बहुत ही प्रिसाइजली उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता रहा था कि उस पर चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा था कि वेलोसिटी है। कुल मिलाकर के हमें मालूम हो चुका था उसके पास मास है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, पार्टिकल नेचर रखता है, चार्ज है वो भी नेगेटिव। तो बहुत ही प्रिसाइजली इन दोनों को बैलेंस करते हुए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट किसने निकाला, जे थॉमसन ने, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो जो है E/me इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg। ये है चार्ज टू मास रेशियो। देख रहे हैं आप, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg। ये तो बुक पे आप 1.7588 ऐसा करके वैल्यू लिखा होगा, हमने राउंड अप करके एक वैल्यू लिखी जो हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया कि मैं ब्रीफली आपको बता दूं, सारी बातें मैंने आपको बता दी। आपको अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं हमें, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। मैं जानता हूं कि बहुत लंबा वीडियो होने से बच्चों को देखने में प्रॉब्लम आती है, तो कोशिश किया मैंने कि मैं शॉर्ट में इस टॉपिक को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे किया गया। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में। अब अगले क्लास में जब मिलेंगे हम लोग तो रॉबर्ट मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और ये जानकारी लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकाला गया, और जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल गया तो फिर मास भी निकाल लिया गया। बट पहले चार्ज के बारे में हमें पढ़ना है, अगले क्लास में पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग हो सका तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बच्चों। आप तब तक पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जोर लगा के पढ़ें, क्योंकि एक बात का आप ध्यान रखें कि कोई भी काम आपको जीवन में तभी आगे लेकर के जाएगा जब उस काम को आप पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। तो आप पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करें, क्योंकि हम सबों का आधार पढ़ाई है। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं, मतलब देखिए क्या है, मैं खुद ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है ना, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक शिक्षित व्यक्ति आगे जा कर के अच्छे तरीके से समाज में इज्जत और कुछ पैसा, देखिए पैसे का कोई अंत तो है नहीं, इसलिए मैं कुछ पैसा बोल रहा हूँ, जो अप्रोप्रिएट मनी चाहिए जीवन जीने के लिए वो आप अर्न कर सकते हैं और समाज में अपना अच्छा महत्व भी बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तो हमेशा की तरह सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें, फिर मिलेंगे। जय हिंद।